करते हैं। देखें सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही की पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने का। क्या कि रेजिस्टर का सिंबल है ये इस तरीके का कि सपोज बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं, दे मस्ट बी कनेक्टेड थ्रू द सेम वायर, और ये बैटरी है, मतलब वायर स्प्लिट नहीं होनी चाहिए, डाइवर्जन नहीं आना चाहिए वायर में। तो हम मानते हैं कि ऑल दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले हम बात करते हैं कि इनकी नेमिंग ले लेते हैं, मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये एक V वोल्ट की बैटरी है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, हम हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे। नंबर 1, ऑल रेजिस्टर्स should be connected, so all the resistors should be connected with the same wire, should be connected with same wire। same wire का मतलब है the wire should not split in two parts, so it means wire must not split in two parts। क्लियर? तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। सपोज एक रेजिस्टर है और एक रेजिस्टर है, ये R1 और ये R2, तो ये दोनों किस में है, ये सीरीज में है बिकॉज वायर स्प्लिट नहीं हुई है। लेकिन एक रेजिस्टर ये है, लेट्स से ये R1 है, और एक रेजिस्टर है ये R2 है, बट यहाँ से वायर स्प्लिट हो गई है किसी R3 में। डन। सो देन यू कैन से R1 एंड R2 आर नॉट इन सीरीज। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि इस पॉइंट का मतलब सबको समझ आया है क्या, दैट इफ इट इज अ सिंगल वायर दे मस्ट बी कनेक्टेड इन अ सेम वायर। ये नहीं होना चाहिए कि ये वायर गई और ये वायर जा रही थी ऐसे, बीच में एक वायर स्प्लिट हो गई। अगर ऐसा कुछ हुआ है देन R1 एंड R2 आर नॉट इन सीरीज। सीरीज में नहीं है तो फिर हम आगे देखेंगे कि क्या है वो कैसे चेक करेंगे, बट अभी सिर्फ हम पढ़ेंगे कि दिस वन इज नॉट सीरीज while the first one is in सीरीज। तो ये पहली बात थी कि सीरीज कैसे दिखेगा। नंबर 2 बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि all the resistors share the potential, so all the resistors share the potential and current in each is same। तो ये एकदम की फीचर है कि वो पोटेंशियल शेयर करते हैं बट करंट तीनों में सेम होती है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, करंट डिपेंड्स अपॉन वायर। तो बेटा ये अगर एक वायर है और इस वायर में एक करंट चली गई आई करंट, तो इसमें भी आई करंट जाएगी, इसमें भी आई करंट, इसमें भी आई करंट, बिकॉज देयर इज नो अदर पाथ फॉर दिस। तो ये दो हमारे केसेस थे कि किस तरीके से हम सीरीज पहचानेंगे। अब हम सॉल्व या पूछें। सर आपने बोला कि करंट सेम जाएगी लेकिन रेजिस्टेंस भी एक्ट करेगा ना, मतलब वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का पाथ रेजिस्ट करेगा तो करंट कम जानी चाहिए ना। वही मैं आपको बता रहा था। अब आप लोग फिर से एक बार सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। मैंने एक बताया था ना, एक वायर है अभी कॉपर, क्लियर, देन एक वायर है एल्यूमिनियम, देन देयर इज अ डिफरेंट वायर लेट्स से आयरन। सपोज इसमें करंट, मतलब इनकी रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग आयरन की काफ़ी ज़्यादा है। सपोज इसमें करंट जा सकती है 10, इसमें करंट जा सकती है 8 और इसमें करंट जा सकती है 6। बेटा पूरे सर्किट में कितनी जाएगी? 6। क्लियर? दैट मीन्स जब तीनों एडजस्ट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि एट द एंड तीनों में फाइनली सेम होगा। तो जो लोवेस्ट वाले की कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग तीनों में सेम ही जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, एक वायर से डिफरेंट करंट्स फ्लो नहीं हो सकती हैं जब तक कि वायर एक स्प्लिट ना हो। मतलब अगर यहाँ पे 10 करंट आई है तो कंफर्म इस वायर पे 10 जाएगी। अगर स्प्लिट हो गई है तो फिर देयर आर चांसेस कि मान लेते हैं यहाँ पे कुछ 8 गई है और यहाँ पे 2 गई है। इस तरीके से जब तक कि वायर स्प्लिट नहीं है रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। सब लोग का मिला के इफेक्ट जो आता है वो ही हम कंसिडर करते हैं कि कितनी करंट वहां पर जाएगी। क्लियर है?
हाँ जब सर। वायर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तब तक करंट सेम रखेंगे। चले तो अब सॉल्विंग की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि दे शेयर द पोटेंशियल। तो अगर मैं बात करूं कि मान लेते हैं कि ये V पोटेंशियल था, तो तीनों लोगों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल लिया। सपोज इस रेजिस्टर ने पोटेंशियल लिया V1, इस रेजिस्टर ने लिया पोटेंशियल V2, इस रेजिस्टर ने लिया पोटेंशियल V3। तो पोटेंशियल एक बैटरी है, समझे, ये एक बैटरी है और ये दो टर्मिनल का पोटेंशियल मान लेते हैं कुछ था 100 वोल्ट। तो अब ये अगर एक ही से कनेक्टेड है, ये एक वायर से कनेक्टेड है, तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना 100। बट सोचो इसके बीच में तीन लोग हैं, 1 2 3, तो हमें ये तो कंफर्म है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच 100 है, बट बीच में किसने कितना लिया वो पता नहीं है। तो हमें क्या पता है कि तीनों का मिला के तो 100 ही आने वाला है। मतलब V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये कंफर्म होगा। अच्छा, ओम्स लॉ को कभी नहीं भूलना है, याद रखना है कि कभी भी जरूरत पड़े आप V इज इक्वल टू आई आर कहीं पे भी लिख सकते हो। डन। तो आप V को लिख सकते हो आई आर। बट हम अगर बात करें तो इस सर्किट को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ओम्स लॉ लगाने जितना कर सकते हैं। मैंने बताया था कि अगर बहुत सारे रजिस्टर हैं तो ओम्स लॉ लगाने में प्रॉब्लम होगी, तो आप रजिस्टर को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट में। मतलब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सिंगल बैटरी और एक सिंगल रेजिस्टर में। दैट सिंगल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट, आर ई क्यू। ई क्यू का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने बताया था। इक्विवेलेंट का फिजिक्स में मीनिंग होता है कि जो काम बाकी सारे लोग करने वाले हैं उनके बराबर का काम ये अकेले कर देगा। कौन सा, एक रेजिस्टर। तो इसलिए हम V इज इक्वल टू आई आर डायरेक्टली लगा सकते हैं यहाँ पर। सो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 को क्या लिख सकते हैं, I1 R1 प्लस, बिकॉज करंट तीनों में सेम होगी तो I1 लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट I इंटू R2। V3 को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R3। अगर हमने कॉमन लिया तो I कैंसिल आउट हो जाएगा और R इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला आ जाएगा, क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मतलब क्वेश्चन में पता है हमें क्या करना होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हमें निकालना होता है आर इक्विवेलेंट। अगर आपका आर इक्विवेलेंट आ गया तो देखो क्या क्या पता चल गया। देखना क्वेश्चन में आपको क्या पता है, V पता है, क्वेश्चन में आपको पता है R1 R2 R3 पता है। अभी क्या करना चाहिए हमें, हमें V1 V2 V3 निकालना है और हमें करंट निकालना है। ये याद रखें, सबको अपना पता होना चाहिए हमें फाइंड क्या करना है। देखिए हमें पता क्या था, हमें पता था V और हमें पता था R1 R2 और R3। हमें फाइंड क्या क्या करना था, हमें फाइंड करना था I और ये सारे V, ये सारे V हमें फाइंड करने हैं। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है, सब लोग ध्यान देंगे, स्टेप 1 क्या करना है आपको, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आपका स्टेप 1 होना चाहिए आर इक्विवेलेंट निकालना। स्टेप 2 अदर क्वांटिटीज निकालो। तो बेटा जब आपको V पता चल गया, R पता चल गया, मतलब हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट क्वांटिटी I निकालेंगे। तो in second step we'll follow the current in the circuit. So we'll follow the current in the circuit. So circuit में अगर करंट चाहिए I, so I is equal to क्या लिख सकते हैं, V by R। अब कौन सा R लिख दें, R इक्विवेलेंट। तो अगर R इक्विवेलेंट लिख देंगे तो हमें करंट पता चल जाएगी। तो दूसरा सिनेरियो होगा कि हम करंट कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टेप 2 करंट कैसे निकाल सकते हैं, हमें पोटेंशियल पता है बैटरी का, हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया है क्वेश्चन से, तो हम करंट निकाल सकते हैं। स्टेप 3, अब क्वेश्चन पूछेगा पोटेंशियल ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। सो पूछेगा पोटेंशियल ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। सो पोटेंशियल ऑफ ऑल रेजिस्टर्स चाहिए, मतलब V1 V2 V3 चाहिए। तो अभी तो हमने सॉल्व किया था ना, V1 इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R1। देखो I हमने फाइंड कर लिया है, I हमने स्टेप 2 में फाइंड कर लिया है, तो ये निकाल सकते हैं। V2 भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो I इंटू क्या कर लेंगे, R2 निकाल सकते हैं। V3 भी पूछ सकता है तो क्या निकाल सकते हैं, I इंटू R3 निकाल सकते हैं। तो लाइकवाइज इस तरीके से हम चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं अपने सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो पहले मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ चीज़ें आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हेन इट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन।
तो व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन, सेम वायर होनी चाहिए, अगर डिफरेंट वायर है तो वो सीरीज नहीं है, मतलब आपको ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। नंबर 2, सीरीज में होता क्या है, सीरीज में होता है दे शेयर द पोटेंशियल एंड द करंट इज सेम इन ईच। तो वो चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द करंट इन R2, सेम आंसर, व्हाट इज द करंट इन R3, सेम आंसर। क्लियर? सो करंट इन ईच इज सेम। अब सॉल्विंग मेथड, हाँ बताएं। सर पोटेंशियल शेयर करके रजिस्टर्स में क्या होता है, यानी किसके लिए यूज करते हैं? पोटेंशियल ही वो चीज है जो हम एनर्जी के फॉर्मेट में यूज करते हैं। आपको ये याद है, थोड़ा सा हमने ये फॉर्मूला बताया था, वर्क इज इक्वल टू क्यू इनटू वी। जब हम एक चार्ज पे पोटेंशियल लगाते हैं तो वो मूव करता है, मतलब वो वर्क करता है, मतलब वो क्या करता है, एनर्जी यूज करता है। क्लियर? तो हम पोटेंशियल लगा के किसी भी चार्ज को एनर्जी दे देते हैं। अब वो एनर्जी आप कैसे भी यूज कर सकते हो। आप उससे, सपोज आपको फैन मूव कराना है, आप फैन की मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको लाइट बल्ब जलाना है, आप उसको लाइट बल्ब में यूज कर सकते हो। आपको गीजर चलाना है, आप हीट एनर्जी में यूज कर सकते हो। सो टारगेट ये है कि पोटेंशियल ही वो चीज है जो चार्ज को मूव कराता है, एनर्जी देता है, और उस एनर्जी वाले चार्ज से हम कुछ अलग काम करवा सकते हैं। क्लियर? सो पोटेंशियल इज अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी गिवन टू अ चार्ज, जिसको हम यूज कर सकते हैं अदर टाइप ऑफ एनर्जीज में। ओके? सो रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो सर ये रेजिस्टेंस क्या है। ये पता है रेजिस्टेंस मतलब क्या है? रेजिस्टेंस मतलब कोई भी डिवाइस है। आप ये समझें, आर मतलब समझो कि ये कोई डिवाइस है। क्लियर? हर डिवाइस का अपना एक रेजिस्टेंस होगा ना, तो ये कोई डिवाइस है, कुछ भी हो सकती है वो। सपोज घर पे 3 बल्ब लगे हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, तो उन तीनों बल्ब को आप ऐसे बल्ब लिखने की जरूरत नहीं है, आप R1 R2 R3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, तो ये सबको समझ आया, व्हाट आर द 3 मेजर स्टेप्स टू फोकस ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आंसर आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे मुझे। सर हाँ पूछें। सर अगर 3 बल्ब सीरीज में लगाए तो अगर उसमें से कोई भी एक खराब हुआ तो बाकी के 2 भी बाकी दो खराब हो। नहीं चलेंगे, बाकी दो फिर नहीं चलेंगे, बिकॉज सर्किट विल ब्रेक। तो इसीलिए घर में कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में वायरिंग नहीं होती है। होम जो डोमेस्टिक अप्लायंस की वायरिंग होती है हमेशा पैरेलल में होती है, कि अगर एक दो बल्ब खराब हो जाए तो घर की लाइट नहीं बंद हो जाए। ओके? वो हम नेक्स्ट सिनेरियो में डिस्कस करेंगे कि जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है वो सीरीज नहीं होती है। क्लियर? हाँ सर। Okay, so let's see the example. So we have here, let's see, this is the battery and we have our resistors. So this is 20 ohm, this is 40 ohm, and this is 10 ohm, and this is 14 volt battery. Okay, so our question is find the current, in 40 ohm and potential of 10 ohm resistor, and potential of 10 ohm resistor. Start solving. So I've asked 2 questions, we need 2 particular answers. Okay, Jairaj, it's not correct. Astha, very good, it's correct. Manav, it's correct. We need both answers. प्रांजल, डिवाइड करके फाइनल आंसर पॉइंट में बताना है। ठीक है सर। ओके,
ओके तन्मयी करेक्ट। ये जो भी स्टूडेंट डेल नाम से है, डेल लैपटॉप, ये अपना रीनेम कर ले पार्टिसिपेंट सेक्शन में जाके। The answer is not correct. This Del Shravan answer is not correct. Okay, else not all answers are correct. Current is correct. Potentials okay, good. यार आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन भी ध्यान देना है। कुछ लोग पता नहीं किस चीज का आंसर कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखें, चले तो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम बताएं व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, द कॉम्बिनेशन इज सीरीज। So very first step, everyone must focus. The step first is to find R equivalent. So we'll find the R equivalent. So our R equivalent is R1 plus R2 plus R3. So what it will be? 20 plus 40 plus 10. So it is 70 ohm. Good. So step 2 में क्या find करेंगे? अभी R equivalent आ गया, तो it is like कि जो question है आपका, वो क्वेश्चन अब सिंपल हो गया है। इस फिगर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंपल फिगर में कि देयर इज अ वन बैटरी एंड देयर इज जस्ट वन रेजिस्टेंस। तो दैट आर इक्विवेलेंट रेजिस्टर इज हाउ मच? 70 ओम इट इज, एंड दिस इज 40 volts बैटरी एंड यू नीड द करंट। तो सेकंड स्टेप यू कैन सॉल्व। स्टेप टू क्या है? करंट फाइंड कर सकते हैं स्टेप 2 में। सो स्टेप 2 में I इज इक्वल टू क्या हो जाता है यार? V बाई आर। अब कुछ लोगों ने गलती कर दी है, कुछ लोगों ने R बाई V लग दिया, इसलिए आंसर गलत आ गया। बहुत सारे लोगों ने करंट का आंसर दिया हुआ है 5। दिस इज इनकरेक्ट। सो याद रखो यार, फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। सो इफ आई एम आस्किंग द I, R विल गो दिस साइड इन द डिवाइड ना, so R will be in denominator. So it is V, that is 14 volt upon current is 70. It is 1 by 5. Also we can write it I is equal to 0.2 ampere. So बहुत सारे स्टूडेंट्स का करेक्ट था। दैट्स गुड कि 0.2 एम्पियर आप लोग का करेक्ट था, बट बहुत सारे स्टूडेंट ने 5 एम्पियर लिखा है। वो सारे लोग थोड़ा सा ध्यान दें, फॉर्मूले में गलती नहीं होनी चाहिए। देन लेट्स फोकस ऑन द स्टेप 3। स्टेप 3 आपसे कुछ भी डेटा पूछा हुआ है, आपको डायरेक्ट आंसर कर देना है। तो स्टेप 3 आप तुरंत बता सकते हैं कुछ भी, बिकॉज यू नो द आई। तो क्वेश्चन क्या है? स्टेप 3 फाइंड द करंट इन 40 ओम। वो तो सही है, करंट तो सब में सेम होगी, करंट इन ऑल विल बी सेम। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ करंट इन ऑल विल बी सेम, विल बी सेम। तो करंट का आंसर तो वही रहेगा क्या? 0.2 एम्पियर। बट हमें पोटेंशियल पूछा है अक्रॉस 10 ओम। सो पोटेंशियल ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ऑफ 10 ओम रेजिस्टर। और ये आंसर बहुत लोगों ने गलत दिया है। पोटेंशियल ऑफ 10 ओम रेजिस्टर ने बहुत गलत आंसर दिया है। सब लोगों ने 40 वोल्ट का ही पोटेंशियल बता दिया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे यार, करंट इन 40 पूछा है एंड पोटेंशियल ऑफ 10 ओम पूछा है। सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R। I is our 0.2, resistance is our 10, because question हमें 10 ओम का पूछा है। So answer will be 2 volts. Clear? तो देखो, अगर हम देखें तो ये जो 14 है ना, ये जो छोटा वाला रजिस्टर है, ये इसने सिर्फ कितना वोल्ट यूज किया हुआ है? इसने सिर्फ 2 वोल्ट यूज किया हुआ है। अगर आप लेट से इस एग्जांपल को और बढ़ाना चाहते हैं तो हमसे किसी के भी अबाउट पूछ सकता था, हमसे इसके अबाउट भी पूछ सकता था, हमसे इन दोनों के अबाउट भी पूछ सकता था। तो लेट से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसे नेम देते हैं ABCD। यस बोले सर। हाँ पूछिए सर स्टेप 3 में आपने क्या किया, एक बार फिर से बताओगे? ओके सुने। स्टेप 3 में हमने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन हमसे पूछा है, हम क्वेश्चन टारगेट करेंगे फाइंड द करंट इन 40 ओम रेजिस्टर। तो हमें चाहिए करंट इन 40 ओम रेजिस्टर। तो हमें पता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इन ऑल रेजिस्टर्स इज सेम। तो इसका मतलब
चाहे क्वेश्चन आपसे 20 ओम पूछे, 40 ओम पूछे, 10 ओम पूछे, करंट सब में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो करंट का आंसर आ गया सेम 0.2, बट पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। डन। आई हमें पता है कि जब 40 वाले में 0.2 है तो 10 वाले में भी 0.2 ही रहेगी, दैट इज 0.2 इनटू रेजिस्टेंस कितना है 10। तो यहां से हमने लिख दिया 20। अब मैं नेम दे के पूरा सारे का फाइंड करना चाहता हूं। तो लेट से मुझे पहला रेजिस्टर चाहिए, मतलब ये 10 वोल्ट। तो ये V क्या आया होगा आप बताओ, नेमिंग देखो। 10 ओम किनके क्रॉस कनेक्टेड है, पॉइंट C और D के क्रॉस कनेक्टेड है। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस V एज VCD। डन। तो सेम ऑल्सो वी कैन सॉल्व पोटेंशियल अक्रॉस, पहला वाला रेजिस्टर कितना है, इट इज 20 ओम। सो वी कैन सॉल्व पोटेंशियल अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टर। और 20 ओम रेजिस्टर का पोटेंशियल का नेम हमने क्या दिया, AB। सो VAB हो जाएगा सेम I इंटू आर। I इज 0.2, R इज 20, सो इट विल बी 4 वोल्ट्स। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। ओके तो यार ये सीरीज कॉम्बिनेशन सबको क्लियर है? किसी को सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ डाउट हो तो बताओ। एग्जाम में ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन डायरेक्ट कम पूछा जाता है, मिक्स करके पूछा जाता है। तो इसलिए आपको एकदम क्लियर होना चाहिए अभी कि सीरीज में हमने क्या क्या पॉइंट्स याद किए हैं। क्लियर? मैं एक बार फिर से स्क्रॉल करता हूँ सारे स्टेप्स ऊपर, तो आप लोग थोड़े से तीनों स्टेप्स को फोकस कर लो कि सीरीज में क्या सॉल्विंग करनी होती है। सर आप ये नोट्स भेजोगे ना? हाँ मानो भेजेंगे, ग्रुप पे नोट्स भी डालेंगे, वीडियो लेक्चर का लिंक भी डाल देंगे। सर पहले के नोट्स नहीं है शायद बीच में। हाँ हाँ सर। पहले के नोट्स नहीं है, रेजिस्टेंस तक ही नहीं, हाँ रेजिस्टेंस तक सर, ही है। उसके आगे का नहीं है। रेजिस्टेंस तक का है, ओके चलेगा, मैं उसके आगे का भी भेजता हूँ। आज मैं सारा नोट्स भेजता हूँ जहाँ तक मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। क्लियर? हाँ ओके चले तो अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम, सेकंड। आई गेस सीरीज कॉम्बिनेशन सबको क्लियर हो गया होगा। देन लेट्स सी द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो लेट्स सी पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात थी, सीरीज कॉम्बिनेशन की थी खास बात कि वो सेम वायर से कनेक्टेड थे। यहाँ पर देखें सीरीज में हमने देखा कि ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड विद द सेम वायर। डन। बट पैरेलल की खास बात होगी, किन्हें हम पैरेलल बोलेंगे, सुनेंगे बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे क्या, द रेजिस्टर्स। सो पैरेलल के बारे में ध्यान देंगे, द रेजिस्टर्स whose start and end point is same. The very first identification for parallel combination is their start and end point is same. देखें एग्जांपल फील करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। मतलब सोचो ये एक रेजिस्टर है, डन, और ये एक रेजिस्टर है, ये दोनों यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और ये दोनों यहाँ पर एंड हो रहे हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो अगर मैं ये नेम दूंगा R1 और ये नेम दूंगा R2, देन R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लेट्स से एक सिनेरियो देखते हैं, पॉइंट है R1, then there is R2, then let's say there is R3। डन। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है और लेट्स से ये पॉइंट से कनेक्टेड है ये, और ये पॉइंट से कनेक्टेड है ये, इस पॉइंट से कनेक्टेड है ये, और इस पॉइंट से कनेक्टेड है ये। तो ये R1, ये R2 एंड R3 ये।
अब बताओ क्या किसी भी रेजिस्टर का स्टार्ट और एंड सेम है क्या? नहीं। फील नहीं। करेंगे, देखें स्टार्ट पॉइंट है R1 और R3 का सेम, बट क्या एंड सेम है क्या? नहीं। नहीं। नहीं R2 और R3 का एंड सेम है, बट स्टार्ट सेम है क्या? नहीं। नहीं। नहीं इसका मतलब R1, R2 एंड R3 आर नॉट इन पैरेलल। क्या करना है वो मैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे, बट ये याद रखेंगे दे आर नॉट इन पैरेलल, क्योंकि पहले हमें आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगा सर कि फिर ये पैरेलल कौन कैसे सा होगा। है सर? क्या? ये कौन सी सीरीज है? नहीं, मैंने बताया ना कि आगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट चलो उसमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कि कैसे होगा, बट अभी के लिए समझना है दिस इज नॉट पैरेलल। तो हम एक अच्छा सा पैरेलल बना लेते हैं जिससे हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए चीज़ों को कि पैरेलल में क्या सॉल्विंग करनी है। सर ये आप पूछें। सर अगर R2 एक ही R1 R2 R3 एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे होते, मतलब R2 R1 के ऊपर रहता था तो ये पैरेलल में रहते थे क्या? तो पैरेलल में रह जाता, तो पैरेलल में रह जाता। चलो मैं एक फिगर बना देता हूँ, अब आपने पूछ ओके। लिया है तो लेट से कुछ ऐसा फिगर है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, डन। और ये तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और एक ही पॉइंट पे एंड हो रहे हैं, और फिर ये कनेक्टेड है एक बैटरी से। सो नाउ आई कैन से R1 R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। तो ये अभी सर क्लियर होगा सबको? हाँ पूछें। ये सर R1, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट स्प्लिट होता है ना? हाँ वो मैं भी लिख रहा हूँ सेकेंड रूल। तो फर्स्ट रूल इज क्लियर टू एवरीवन कि पहचानेंगे कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबको क्लियर होगा, हुज स्टार्ट एंड एंड पॉइंट आर सेम दोज रेजिस्टर आर कॉल्ड इन पैरेलल। अब रूल 2, ऑलवेज देयर आर टू रूल्स। रूल 2 क्या कि जैसे सीरीज में क्या होता था, करंट सेम होती थी एंड पोटेंशियल शेयर करते थे, बट इन पैरेलल याद रखना है द potential of each resistors is same and the current is summation of current in all resistors। मतलब क्या हुआ, देखें इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस सर्किट में बात करूं कि ये हमारे सर्किट की करंट है, ये एक करंट है, यहाँ पे कुछ एमीटर वगैरह हमने लगा दिया है ये यहाँ पर लेट्स से, तो करंट जो सर्किट में आएगी वो सारे रेजिस्टर के करंट का समेशन होगी। मतलब सोचो इस रेजिस्टर में I1 करंट, इस रेजिस्टर में I2 करंट, इस रेजिस्टर में I3 करंट, तो तीनों रेजिस्टर में क्या होगी, करंट सेम होगी, मतलब तीनों का मिला के टोटल करंट होगी। ये तो क्लियर दिख रहा है कि मैंने बताया स्प्लिट रूल काम करेगा कि करंट यहाँ से आई और ऐसे दो पार्ट में चली गई। क्लियर? अच्छा अभी बात करते हैं कि अगर दो पार्ट में गई तो अगर ये I करंट है और ये I1 है और ये I2 है, तो कंफर्म I के ही दो पार्ट है ना, I1 और I2, दैट मीन्स I1 प्लस I2 मिलकर क्या बनाएंगे, I करंट। ये तो सबको समझ आ गया होगा, ये जस्ट एक कॉमन सेंस रूल है। मैंने एक पॉइंट लिखा द पोटेंशियल ऑफ ईच रजिस्टर इज सेम। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है व्हाई इट इज, कैसे हम जज कर सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज सेम? कोई आंसर करे? सर एक बार वापस बोलना क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन है हाउ वी केम टू द कंक्लूजन दैट द पोटेंशियल ऑफ ईच रजिस्टर विल बी सेम। आई एम आस्किंग यू टू थिंक हाउ वी केम टू दिस सर कंक्लूजन। सर एक सर सेकेंड, ये अमित राज एक्सप्लेन। सर क्योंकि उनके स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है। ओके समथिंग एल्स, ओके करेक्ट है, बट थोड़ा और एलैबोरेट करें। मानव बताएं आप। नहीं सर सर हाँ सर श्रवण आंसर करें। सर पहली बार करंट जो आ रहा है वो I1 I2 और I3 में डिवाइड होके फिर R1 और R2 और R3 से ज्वाइन होके फिर से सेम ही पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है और हाँ वहां से टुगेदर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, मतलब ओके वो कंटिन्यूसली
कांस्टेंट रहेगा। ओके ओके, हाँ, बट थोड़ा सा मुझे पोटेंशियल के बारे में कुछ और, कोई और आंसर कर सकता है? एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देना है, हाउ वी केम टू द कंक्लूजन कि तीनों में पोटेंशियल सेम होगा। देखें बहुत ही सिंपल है, मैं बताता हूँ यार। पोटेंशियल है क्या, समझें। एक बैटरी के दो पॉइंट हैं, अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है और अगर आपने इससे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया तो ये बल्ब का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। अगर आपने बीच में यहाँ पे हटा के एक दूसरा बल्ब कनेक्ट कर दिया तो दोनों मिला के 10 वोल्ट होंगे। सपोज ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है। बट अगर आपने इस तरीके से एक 10 वोल्ट कनेक्ट किया और एक और इसी तरीके से 10 वोल्ट मतलब एक और बल्ब कनेक्ट किया, तो इसका मतलब ये कि इस बल्ब को क्या फील होगा, दैट आई एम डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस and this is directly connected to the battery. Same the second bulb will also think कि I am directly connected to the battery, I am directly connected to the battery. तो इसका मतलब each resistor thinks they are directly connected to the battery. That's why each appliance get the same potential. इसलिए जो घर की वायरिंग की जाती है वो पूरी पैरेलल में की जाती है, so that अगर आपके घर पे 220 वोल्ट का करंट मतलब लाइट आ रहा है तो आपके सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को 220 वोल्ट मिल सके। क्यों? बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड पैरेलल में क्या होता है, सबको सेम पोटेंशियल मिलता है। चले, तो ये पार्ट था कि सेम पोटेंशियल मिलेगा। अब थोड़ा सॉल्विंग वाले बात पे आ जाते हैं। याद रखना है यार दोनों चीजें, इस पे सेम पोटेंशियल मिलता है और उस पे सेम करंट रहती है। चले थोड़ा सा सॉल्विंग में आते हैं कि होगा क्या, दैट टोटल करंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करंट्स। अच्छा, अभी तुरंत ओम्स लॉ लगाना है, दिमाग में तुरंत जाना चाहिए ओम्स लॉ। क्या कि यार इस सर्किट को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तुरंत ओम्स लॉ जाए कि इस सर्किट को एक इक्विवेलेंट में बना लेते हैं। मतलब कैसे, आर इक्विवेलेंट। अगर आपने इसे आर इक्विवेलेंट लिख दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, देयर विल बी ओनली वन करंट और वन वोल्टेज। तो अभी ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, सब लोग लिखे V इज इक्वल टू आई आर। ये यार सब लोग बिल्कुल याद कर लो, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देन V बाय R। ये चीज याद रहनी चाहिए हमेशा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल करंट की बात मैं करूँ तो इट इज V एंड देयर इज ओनली वन R इक्विवेलेंट। फॉर I1 क्या हो जाएगा, देखें I1 के लिए, so I1 is going in R1, but I told potential of each will be same, so potential will be same but in divide it will be R1. Potential of each will be same but divide will be R2. Potential of each will be same but divide will be R3. तो इस तरीके से होगा वहां पर R3। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें निकालना होगा R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट विल बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। So that's how we solve our first step as R equivalent. So यहाँ पे आता है हमारे सॉल्विंग का स्टेप नंबर 1, क्या फाइंड करना होता है, R equivalent। अच्छा, पता है स्टूडेंट गलती करते हैं, जब आप ये सॉल्व करोगे ना वैल्यू, तो स्टूडेंट से गलती पता है क्या करते हैं कि 1 बाई आर इक्विवेलेंट ही लिखा रहने देते हैं। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज सपोज 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 40 कुछ भी है। बेटा ये 1 अपॉन में है तो यहाँ पे जो सॉल्व करके आएगा उसको इन्वर्ट भी करना पड़ेगा आपको, मतलब 1 अपॉन आर को फ्लिप करना पड़ेगा। तो सपोज 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट आया 3 बाई 40, तो अभी आपको इसे फ्लिप करना पड़ेगा। सो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इन्वर्ट हो जाएगा क्या, आर इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा 40 बाई 3। ये स्टेप मिस नहीं होना चाहिए किसी से कि 1 बाई आर इक्विवेलेंट ही आंसर कर रहे हो। याद रखना, इसे आंसर को फाइनली फ्लिप करना पड़ेगा हमें, वो हम एग्जांपल में देख लेंगे। स्टेप 2, हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया, तो देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास R इक्विवेलेंट है। सेकंड स्टेप में क्या आ जाएगी हमारी, करंट। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, मतलब पूरी करंट की बात हम कर रहे हैं। तो पूरी सर्किट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू फिर V बाई आर, V बाई आर इक्विवेलेंट। तो ये स्टेप तो प्रीवियस जैसा ही है। नंबर 3 कि अब पूछेंगे कि करंट, तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, करंट सेम थी तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी।
बट इस बार करंट सेम नहीं है, पोटेंशियल सेम है, तो करंट इन ईच रजिस्टर सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा करंट इन ईच रजिस्टर। सो करंट इन ईच रजिस्टर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, I1 I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V तो सेम है सब में, V बाई R1। सिमिलरली I2 कितना हो जाएगा, V बाई R2। देन सिमिलरली हो जाएगा I3 V बाई R3। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर अगर हमसे पूछा कि करंट इन 2 ओम बताओ, देखें करंट इन 2 ओम, तो सर आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत थी क्या, नहीं है बेटा। देखो I2 के लिए क्या चाहिए, V चाहिए, V हमारे पास है, हमें क्या चाहिए R2 चाहिए, R2 भी हमारे पास है, तो डायरेक्टली निकल सकता है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होगा कि हमें क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो यार ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सबको क्लियर हो रहा है, पैरेलल कैसे आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज अभी तो मैं सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट जब मैं मिक्स क्वेश्चन दूंगा तो आपको लॉजिक याद होना चाहिए। सो पैरेलल का लॉजिक याद रखना चाहिए, सेम स्टार्ट सेम एंड विल बी। सर पोटेंशियल रजिस्टर सब पोटेंशियल का सब रजिस्टर का पोटेंशियल सेम है ना? सबका सेम है, हाँ। सो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 होगा, मतलब क्यों R1 R2 नहीं R3 क्यों सर, सेम होगा, वैसे नहीं होगा ना। वैसा नहीं होगा ना, R1 R2 सेम नहीं होगा ना, हमें V सेम है, V सेम है, बट V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम देखें V इज इक्वल टू आई आर, आई डिफरेंट है ना, आई डिफरेंट है तो फिर R भी डिफरेंट होगा ना। ओके तो रूल देख लें, पहले हमें R इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए, फिर करंट निकालना आना चाहिए, फिर हम इंडिविजुअल करंट भी निकाल सकते हैं। ओके तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग सब लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। सो लेट्स सी द एग्जांपल। So let's say we have 10 ohm, we have 20 ohm, we have 40 ohm. Let's say we have 80 ohm here. So ये question है, and we have a battery of let's say 10 volt. Then the question is find the current withdrawn from the battery, withdrawn from the battery, and current in 20 ohm resistor। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। चले सॉल्व करें जल्दी से। सर वो करंट विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी मतलब बैटरी से कितनी निकल रही आए, है, हाँ या बैटरी से जो निकल रही है दैट इज आई। हाँ हाँ सर फ्रैक्शन में या फिर फ्रैक्शन में देना है, डेसिमल में? डेसिमल में आंसर देना है आपको। डेसिमल में ओके सो
Answer Amit Raj, it's wrong. Correct answer is, okay, let's see who has given the correct answer. Manav, very good, it's correct. Then Archit, it's correct. Harshvardhan, it's correct. Sai Prasad, it's not correct. Pallav, it's not correct. Jairaj, it's not correct. Yugandhar, it's not correct. Astha, very good, it's correct. Tanmay, it's not correct. मानो यूनिट तो सही से लिख लो. अरे आई वॉज आस्किंग द करंट, तुम वोल्ट में लिख रहे हो. सॉरी. अंजलि, इट्स नॉट करेक्ट. प्रांजल, इट्स स्टिल नॉट करेक्ट. वेरी गुड अर्चित, बोथ आंसर्स आर करेक्ट. गुड. चले देख लेते हैं यार, देखते हैं स्टेप्स देख लेते हैं. हमें क्या करना चाहिए, इस सर्किट को हमें कन्वर्ट करना. सर मेरा चेक करो सर. सर हाँ. मेरा चेक करो. ओके ओके. नहीं श्रवण, इट्स नॉट करेक्ट. Pranjal, second answer is correct. Good. First one you haven't answered yet. Pallav, very good, correct. Amit Raj, yeah, second answer is correct. Let's see. अभी सेकंड आंसर आप लोग कर सकते हो. आप देखें, नीरल, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. चले अभी आंसर अभी नहीं मैसेज करे कोई, अब देख लेते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. चले तो क्वेश्चन में देखें, हमें पता है ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है. जरा फील करो, दिस स्टार्ट पॉइंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी. क्लियर? This start point is directly connected to the battery. This end point is directly connected to the battery. इसका मतलब जो वोल्टेज बैटरी का है वही वोल्टेज 80-20 सबका होगा. तो अगर आप चाहते हो, so you can find the second answer first. So to find that you can directly write potential. आप just लिख सकते हैं potential across 20 ohm रेजिस्टर. देखिए कितना हो जाएगा. सो 20 ओम रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल कितना आंसर आएगा, सेम 10 वोल्ट. नाउ यू वांट टू फाइंड द करंट I2. सो I2 विल बी V बाई R2. सो V कितना है 10 वोल्ट, R2 कितना है 20 ओम. सो यू विल गेट द आंसर एज 0.5 एम्पियर. क्लियर? यू कैन ऑल्सो राइट जस्ट कैपिटल A ओनली. आई हैव रिटन होल एम्पियर, कैपिटल A. तो यू कैन फाइंड द सेकेंड आंसर इवन विदाउट सॉल्विंग द टोटल करंट विदड्रॉन. बट हम देख लेते हैं, हमें सॉल्व करना है टोटल विदड्रॉन करंट. मतलब हमें इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं. थोड़ा सा देखें तो इस क्वेश्चन को अगर हम कन्वर्ट करें तो हम इसको एक आर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. डन. और अगर ये एक आर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो गया, देन वी कैन डायरेक्टली फाइंड V इज इक्वल टू IR से कि क्या बैटरी होगी और क्या करंट होगी इसमें. तो देखें आर इक्विवेलेंट का क्या था स्टेप्स. स्टेप 1 आर इक्विवेलेंट फाइंड करना. क्या था देख लेते हैं. 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज समेशन ऑफ ऑल आर, तो दैट इज 80 प्लस 1 बाई दैट इज 20 प्लस 1 बाई दैट इज 40. सो अभी सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा. 1 बाई आर इक्विवेलेंट विल बी, एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम विल बी 80, सो इट विल बी 1. 20 से डिवाइड करेंगे विल बी 4 टाइम्स, सो 4 2 टाइम्स, सो इट विल बी 7 बाई 80. और मैंने बताया 7 बाई 80 नहीं लिखना है, फ्लिप करना है. सो इन्वर्ट करना है दोनों चीज़ों को, और सोच लो क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप करना है. सो इन्वर्सिंग बोथ LHS एंड RHS यू विल गेट R इक्विवेलेंट इज 80 बाई 7 ओम. नाउ स्टेप 2 इन्वॉल्व्स स्टेप 2 टू फाइंड द करंट. तो स्टेप 2 में आप सीधे करंट निकाल सकते हो. कैसे? यूजिंग V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला.
सो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V बाई R इक्विवेलेंट. सो आवर V इज 10, R इक्विवेलेंट इज 80/7. सो 7 ऊपर जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 7/8. सो बाई सॉल्विंग यू कैन गेट 7/8 will be 0.875 ampere. So this is our answer for current withdrawn from the battery. So many of you have answered very correctly. That's great, good. But some of you solved 8/7. मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने 1 point something आंसर दिया है, which means most of you got the 8/7. और वो कब आया होगा? When everyone has made this same mistake considering R equivalent as 7/80. सब ने यही किया होगा, तभी ऐसा गलत आंसर आया है. तो ये ध्यान दें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब लोग, बहुत सारे लोगों ने ये 111.46 ऐसा कुछ आंसर दिया था. ये आंसर तभी पॉसिबल है व्हेन यू कंसिडर दिस एज योर आर इक्विवेलेंट, व्हिच इज टोटल इनकरेक्ट. मैं बार बार बोलता हूँ, डोंट फॉरगेट टू इन्वर्ट बोथ LHS एंड RHS. सो चाहिए तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डोंट फॉरगेट टू इन्वर्ट both LHS and RHS. ये भूलना नहीं है यार, ये भूल गए तो ये बार बार गलतियां होंगी और ऐसे ही फिर आप लोग का आंसर गलत आएगा. तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है, नेक्स्ट टाइम गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए. तो ये करंट हम निकाल सकते हैं. सर अभी सब लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया? किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ. किसी को पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो बताएं. हम फिर कुछ स्पेशल पॉइंट्स की तरफ चलेंगे. पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ भी किसी को डाउट है तो. डन? पूछें, एनी डाउट? सर या सर जैसे कि आपने बोला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वोल्टेज सेम रहता है. तो Okay. जो घर पे अगर 220 वोल्ट्स का सप्लाई आ रहा है, लेकिन कोई डिवाइस को जैसे कि कम चाहिए, जैसे कि 200 वोल्ट्स का पोटेंशियल चाहिए, तो वो बाकी 20 वोल्ट कहाँ जाता है? बाकी 20 वोल्ट कहाँ जाता है? देखें, सुनेंगे यार सब लोग. देखें, घर के जो वायरिंग होती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, दो चीजें होती हैं. पहली बात तो आप लोग ध्यान दें, एक सेकेंड. हाँ, तो सबसे पहले लेट्स से मैं एक सोर्स, ये एक सोर्स है जो कि घर पे वायरिंग होती है, उस सोर्स को बैटरी नहीं AC सोर्स बोलते हैं. तो उसको इस तरीके से सर्किल एंड कर्ल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर मैं बात करता हूँ कि लेट्स से 220 वोल्ट है और आपने बोला सर लेट्स से बल्ब को हमारे 200 वोल्ट चाहिए, तो बाकी का 20 वोल्ट कहाँ गया? तो पहली बात तो ये याद रखना है कि ये ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से डिजाइन होते हैं. सपोज आपके घर पे एक रूम है, ये रूम नंबर 1 है, फिर है एक रूम नंबर 2, उसकी एक वायर होगी, ये हो गई रूम 2, फिर रूम नंबर 3, सो रूम नंबर 3. इस तरीके से सारे रूम्स की वायर पैरेलल में की जाती है. बट ध्यान ये दिया जाता है कि आपके रूम पे फिर से बहुत सारी चीजें पैरेलल में लगा सकते हैं. मतलब अगर आप रूम 1 को जूम करके देखो, मैं रूम 1 को जूम कर रहा हूँ, तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर भी बहुत सारी पैरेलल वायर्स हैं. क्लियर? तो जितने भी लोगों को 220 वोल्ट है उससे ज्यादा चाहिए होता है, उन सब पैसे पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, सबको 200 मिल जाएगा. लेकिन जिनको 200 नहीं चाहिए उनको कैसे कनेक्ट करते हैं? उन बल्ब को कनेक्ट करेंगे और उसके आगे एक रेजिस्टर लगा देते हैं. तो होता ये है कि इस बल्ब को अगर 200 चाहिए तो ये 200 ले लेगा, बाकी 20 वोल्ट किसके क्रॉस चला जाएगा? रेजिस्टर के क्रॉस. बिकॉज ये दोनों सीरीज में है, दैट मीन्स दे विल शेयर द पोटेंशियल. सो इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में बिल्ट इन ये चीजें आती हैं. मतलब जैसे आप, मैं चार्जर की बात करूं तो आपके चार्जर पे लिखा होता है ना 5 वोल्ट, तो वो आउटपुट होता है कि ये 5 वोल्ट आउटपुट देगा. इनपुट आप चाहे उसको जितना दे दो, उसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं जो उस चीज को बैलेंस कर लेंगे. ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपके घर पे 220 वोल्ट पोटेंशियल आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट्स को 220 मिलेगा, वो अपने अकॉर्डिंग शेयर करेंगे. ओके, सो इज इट क्लियर कि कैसे अप्लायंस को सीरीज प्लस पैरेलल? तो अगर मैं बोलूं कि घर पे मेनली पैरेलल होता है, बट ऐसा नहीं है कि हर चीज पैरेलल पे लगा देंगे, डिपेंड करेगा कि किस चीज को हमें सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करना है. चले, तो नेक्स्ट पार्ट हम थोड़े से देख लेते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स को देखेंगे. तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें.
कुछ स्पेशल पॉइंट्स को जो क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आने वाले हैं। स्पेशल पॉइंट्स ये कब काम आते हैं? थोड़े से क्विक सॉल्विंग में काम आते हैं। क्लियर? तो पहले बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स में। नंबर 1, ओके, so let's see when n resistors are n similar resistors, so ये थोड़ा सा वर्ड ध्यान देना है, n similar resistors are connected in series, and Resistance similar of 1 resistors into are n. connected in series combination। तो देखिए क्या क्या चीजें हमें पता होती हैं डायरेक्टली, आपको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नंबर 1 कि उस केस में अगर सब सेम है तो सबको ऐड ही करना है ना, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट विल बी n टाइम्स ऑफ आर, तो n जितने into रेजिस्टर है n इंटू R आर, of 1 तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। फिर बात आती है करंट कितनी होगी सब में, तो करंट तो सब में सेम हो जाएगी, कितनी? वो हो जाएगी V बाई आर इक्विवेलेंट। डन। अब बात करते हैं पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर। सो पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, सॉरी ईच रेजिस्टर, ईच रेजिस्टर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो देखें कैसे निकालते थे पोटेंशियल, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अच्छा, आई को अभी हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे आई को लिख सकते हैं V बाई आर इक्विवेलेंट। V बाई आर इक्विवेलेंट खुद है n इंटू आर, सो V बाई आर इक्विवेलेंट देखना क्या रहेगा, n इंटू आर, इंटू आपने R करा दिया, तो आंसर क्या आएगा? V बाई n। सो पोटेंशियल इन ईच कैपेसिटर V n इन ईच विल बी V बाई n। तो ये यहाँ से हमने दो चीजें निकाली हैं, क्या? ईच कैपेसिटर में, सॉरी ईच रेजिस्टर में पोटेंशियल कितना रहेगा? सो मैं फिर से लिख देता हूँ, ईच रेजिस्टर में पोटेंशियल कितना होगा? 1 बाई n टाइम्स। और अगर हम बात करें करंट तो सब में सेम रहेगी, आर इक्विवेलेंट बदल जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा n टाइम्स। तो ये आप लोग को डायरेक्टली याद रखना है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉल्विंग की जरूरत नहीं है। देखें सपोज यहाँ पे 20 वोल्ट 20 ओम के बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं। क्लियर? लेट से 20 ओम के 50 रेजिस्टर्स हैं। डन। और हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है, कितनी? 100 वोल्ट की। बताओ व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ ईच रेजिस्टर? V ऑफ ईच रेजिस्टर। तो बेटा सब लोग सेम है ना, तो सब सेम शेयर करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय कितने रेजिस्टर्स हैं? 50 रेजिस्टर्स हैं, सो 50 100 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट ईच। तो ईच रेजिस्टर विल यूज 2 वोल्ट्स। क्लियर? और अगर आर इक्विवेलेंट पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 20 के 50 रेजिस्टर्स है ना, सो 50 टाइम्स ऑफ 1000 20 आ जाएगा 1000। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये एग्जाम में जल्दी क्विक क्वेश्चन सॉल्व करने के काम में आता है ये थॉट, तो इसे आपको याद रखना है थोड़ा सा। चलिए ये था क्या? स्पेशल पॉइंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। नंबर 2 पे टारगेट करते हैं। लेट्स से सो नंबर 2 है, अगर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तब क्या होगा? व्हेन n सिमिलर resistors are connected in parallel combination। डन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हमें लिखना है आर इक्विवेलेंट। तो बेटा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? n upon r। वेरी गुड। नहीं एन अपॉन आर नहीं, फिर से वही गलती की ना सब लोगों ने। ये ध्यान देना है, हमें जो सॉल्विंग होगा वो होगा 1 बाई इक्विवेलेंट इज, इट इज 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, कीप ऑन एडिंग, तो कितना हो जाएगा? n टाइम्स। डन।
तो इसका मतलब आंसर आएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n टाइम्स बाई r। डोंट फॉरगेट टू इन्वर्ट इट, फ्लिप करना पड़ेगा। r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, r/n। सो r इक्विवेलेंट विल बी r/n। तो एग्जाम में अब करते नहीं रहना है ऐसे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे करते रहोगे तो मुझे पक्का पता है गलती होती है, सारे स्टूडेंट्स ये गलती होती है, फ्लिप करना भूल जाते हैं। तो आप डायरेक्टली याद रखें, व्हेन देयर आर सम n रजिस्टर्स इन पैरेलल, आप डायरेक्टली बोल दोगे कि आंसर कितना आएगा, r/n। मतलब अगर मैंने पूछा कि बेटा ये 10 ओम के 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, बताओ इनका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो आप डायरेक्टली बता देंगे कितना आएगा, 10/4। सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 2.5 सो रजिस्टर आ जाएगा 2.5। तो दैट्स गुड, R इक्विवेलेंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब बात आती है क्या, करंट निकालने की। पोटेंशियल तो सबका सेम होगा, करंट की बात कर लेते हैं। तो करंट इन ईच रजिस्टर, करंट इन ईच रजिस्टर। तो यार देखो यार, जब सारे सेम है, सपोज मैंने अभी एग्जांपल दिया था 10 वोल्ट के हैं, तो बेटा सबके क्रॉस V तो सेम है, सबके क्रॉस V सेम है, सबका R भी सेम है, तो सबकी करंट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना, बिकॉज I इज इक्वल टू V/R। मतलब सबका V सेम है क्योंकि पैरेलल है। क्वेश्चन में दिया है कि सबका R सेम है, तो सबकी करंट क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, जस्ट V/R। तो ये याद रखें, करंट इन ईच कैपेसिटर विल बी, करंट इन ईच कैपेसिटर विल बी I each capacitor will be V divided by R। ये आंसर होगा पैरेलल में each। और अगर कभी पूछ ले टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी, क्योंकि अभी पूछ ही सकता है, तो टोटल करंट अगर पूछा, सो I टोटल कितना हो जाएगा, सबका each into n। मतलब n टाइम्स, तो n टाइम्स V/R। और रियल में ये क्या आया है, R इक्विवेलेंट के थ्रू आया है। R इक्विवेलेंट को जब हमने R/n लिखा तो n कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। क्लियर, ओके। तो इस तरीके से हम सारे इक्वल पार्ट्स के लिए कर सकते हैं। तो यार इक्वल वाले में किसी को कुछ डाउट है क्या, बताएं। एक बार मैं सारी चीजें दिखाता हूँ, पहले सीरीज देखें। व्हेन n सिमिलर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। सो दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, R इक्विवेलेंट पूरा n टाइम्स हो जाएगा और पोटेंशियल सब लोग शेयर कर लेंगे 1/n टाइम्स। अगर सब लोग पैरेलल में कनेक्टेड है n रेजिस्टर्स, तो रेजिस्टर पैरेलल में कम होता है। तो ये यार कॉमन सेंस याद रहेगा ना, सीरीज में रेजिस्टर बढ़ता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। तो पैरेलल में 1/n टाइम्स हो जाएगा। और करंट की बात करें तो सारे रेजिस्टर में सेम करंट जाएगी, V/R जितनी वाली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, नंबर थर्ड। नंबर थर्ड क्या है, व्हेन two resistors are in parallel, are in parallel। और याद रखो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एकदम 5 स्टार कैटेगरी है। क्या कि व्हेन टू रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये एक वायर है और दो रेजिस्टर पैरेलल में ऐसे कनेक्टेड है, बट अभी समझना कि हम सीखना क्या चाहते हैं। सपोज देयर इज अ करंट इन दिस वायर लाइक I, और मैंने भी बताया कि इसमें करंट कितनी जाएगी, I1, और इसमें करंट कितनी जाएगी, I2। डन। इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस है R2। तो दो चीजें पहले क्लियर रखना है कि बहुत ही जल्दी सॉल्व करना आपको आनी चाहिए। क्या बताते हैं, पहले तो R इक्विवेलेंट देखें, इसका कितना हो जाएगा। R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, R1 R2 आएगा, और सॉल्व कर देंगे तो एक बार R2 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक बार तो यहाँ पर आ जाएगा R2 प्लस R1 R1। अब बता, बार बार स्टूडेंट से गलती क्या होती है
कि इसको फ्लिप करना भूल जाते हैं। तो इन द केस ऑफ टू रेजिस्टर, सब लोग ध्यान देना, व्हेन टू रजिस्टर आर इन पैरेलल, क्या करते हैं हम करते हैं कि डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट याद रख लेते हैं। क्या होगा, फ्लिप करेंगे तो आंसर आएगा R1 R2 R1 into R2 upon R1 plus R2। I want everyone to use this formula directly when there are two resistors। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, आप लोग को लग रहा होगा अरे सर सिंपल सी बात बार बार बोल रहे हो। रीजन, मोस्टली 90% स्टूडेंट इस नंबर को फ्लिप करना भूल जाते हैं और सिंपल सा क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम ही ना आए कभी। तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली याद रखो कि आर इक्विवेलेंट ही क्या होता है, दो रेजिस्टर का, R1 plus R2 upon R1 plus R2। सर हाँ पूछे। सर ये मल्टीपल रेजिस्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने सर स्पेशल कर सकते हैं ना सर? सर अगर बाकी सारे इक्विवेलेंट कर रखा। हाँ, अगर 3 के लिए सर R1 R2 R3 अगर 3 के लिए करना अपॉन है तो ये R1 plus R2 plus। ठीक है सुने, फॉर 3 रेजिस्टर्स अगर हम देख रहे हैं, सुने तो किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर 3 रेजिस्टर्स आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखें आएगा R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो यार दिक्कत ये है कि इतना बड़ा फिर से सॉल्व करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये करोगे, ये बेवकूफ़ी हो जाती है। आप याद रखना कि जब मैं फिजिक्स सिखाता हूँ तो मैं एफिशिएंट फिजिक्स के बारे में बात करता हूँ, ऐसा रैंडम सा नहीं कि एक फॉर्मूला आपको दे दिया और आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो। सोचो प्रीवियस क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पे हमें वैल्यूज दी थी 80, 40 एंड क्या थी, शायद 10 थी, 20 था आई गेस, ये वैल्यूज थी। अब आप सोचो आप ऐसे करने लग जाओ तो ये बेवकूफ़ी हो जाएगी ना सॉल्विंग। आप करोगे 80 इंटू 40 इंटू 20, तो देखो ना कितना मतलब कितना इनएफिशिएंट है कि आप इतने बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे, फिर नीचे करोगे 80 इंटू 40, फिर करोगे 40 इंटू 20, फिर करोगे ये मतलब, और फिर इतना सॉल्व करोगे। तो दिस इज टोटली मतलब लाइक नॉनसेंस, इतना एफर्ट क्यों लगाना है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन द केस ऑफ 2 चल जाता है, लेकिन अगर 3 रेजिस्टर है तो देन फॉलो द स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, उसके अकॉर्डिंग एलसीएम लेके सॉल्व करें, इट विल बी बेटर। बट अब आप लोगों ने बोल दिया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब आपने बोला है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, बट याद रखें इट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड नॉट प्रेफरेबल टू यूज इट। लेट्स सी, ये 3 रजिस्टर हटा ही देते हैं यार, मतलब आप लोग यूज करने लग जाओगे, मुझे पता है, हटाते हैं इसे। चले, तो हमारा आर इक्विवेलेंट का बात हो गया कि 2 रजिस्टर्स में पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, जल्दी से कैसे निकालना है। अब हम अपने बड़े प्रॉब्लम में आते हैं। क्या, कई बार एग्जाम में हमसे करंट पूछ लेता है, फिर आप लोग यही बोलोगे सर 3 होंगे तो करंट कैसे निकालेंगे। बेटा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 2 के लॉजिक ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ 3 का यूज करोगे तो भी सही है, बट फिर वो इनएफिशिएंट हो जाएगा लॉजिक। तो 3 के केस में फिर आप लॉजिक से ही सॉल्व करें, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करें। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या, स्प्लिट रूल ऑफ करंट, स्प्लिट रूल ऑफ करंट। सर या सर अगर 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट किए तो मतलब हम पहले 2 रेजिस्टर्स का आर इक्विवेलेंट निकाल के बाद में उसको ऐड कर सकते हैं क्या, मतलब थर्ड रेजिस्टर्स के साथ? बिल्कुल सही है, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने जो सोचा वो सही है कि पहले 2 का निकाल लें और फिर बाद में नेक्स्ट थर्ड का फिर 1 और 2 के साथ निकाल लें, एकदम करेक्ट है। बट आप ये याद रखें कि जब एग्जाम में क्वेश्चन सेट किया जाता है तो इस तरीके से किया जाता है कि अगर मैंने 3 रेजिस्टर दिए हैं तो ऐसा कभी नहीं दूंगा कि आप 80 और 40 को पहले सॉल्व कर लें फिर उसके बाद 20 के साथ अलग से सॉल्व करें। तो वो मेथड सही है बट इनएफिशिएंट हो जाएगा, आपको 2 बार अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब भी कभी 3 रेजिस्टर देगा एग्जाम में, याद रखना है कि वो 1/, वाले मेथड से एलसीएम लेके ही सबसे इजीएस्ट तरीके से सॉल्व हो सकते हैं।
क्लियर है? तो मेथड गलत नहीं है, मेथड सही है, बट लेंदी हो जाएगा, ये पॉइंट है। तो मैंने अभी लिखा था हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट वो लेंदी हो जाएगा, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप लोग वो वाला रूल यूज करें। चले, तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में आते हैं। क्या? अगर दो रजिस्टर सेम है, मतलब ऐसे हैं, और उन पे हमें करंट पूछा हुआ है, तो देखिए करंट कैसे निकाल सकते हैं, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। क्या? सपोज आपको I1 चाहिए, करंट इन 1, सो एज पर द स्प्लिट रूल अगर सॉल्व करें हम करंट इन 1, तो करंट इन 1 के लिए यूज करते हैं हम R2, सो R2 बाई R1 प्लस R2 into I. So total current is divided in this ratio R2 by R1. अगर मैं I2 में करंट पूछूं तो I2 में पूछूंगा तो R1 यूज करेंगे, R1 प्लस R2 टोटल करंट। तो ये दो स्प्लिट रूल हमें काम आने वाले हैं। अब समझें कि यार ये कैसे आए हुए हैं, ये सिंपल सॉल्विंग से आए हुए हैं। हमने थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा के इन्हें सॉल्व करके एज अ रूल याद कर लिया है, ताकि एग्जाम में हमें बार बार सॉल्व नहीं करना पड़े। ये रूल देखें सबको समझ आ रहे हैं या नहीं? इस फिगर को थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं। ओके, अभी देखें सबको ये क्लियर है ना? स्प्लिट रूल देखें, सीखें क्या है। व्हेन यू आर सॉल्विंग द करंट इन R1 रजिस्टर R1, देन यूज R2। सो जब I1 निकालना है तो क्या रेशियो यूज करते हैं? R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I क्या है? I इज अवर मेन करंट, so this I is our main current. I want everyone to remember this right now. ये अभी याद करें एकदम। उसके लिए I1 निकालने के लिए पहले हमें I निकालना पड़ेगा। I निकालना पड़ेगा, I1 I2 अगर निकालना है तो मेजर I तो निकालना ही पड़ेगा ना। वो तो हमने बेसिक्स में सीखा है कि मेजर सर्किट की I तो हमें निकालनी ही पड़ेगी। सर ये सिर्फ 2 रजिस्टर्स के लिए ना? सिर्फ 2 रजिस्टर के लिए वैलिड है। अब 3 के लिए मैं बोल दूं तो ये मत कर देना कि R2, सपोज मैंने पूछा हुआ है कि I2 बताओ और आपने I2 इज इक्वल टू ले लिया, ठीक है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। सर उस केस में पूरी सॉल्विंग करनी पड़ेगी ना? नहीं नहीं, वो ये फॉर्मूला ही नहीं अप्लाई होगा उसमें। तो हमने ये 2 के लिए सॉल्व करके लिख के रखा है, अगर उससे ज्यादा है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी डरना नहीं यार, हम अभी पूरे एग्जांपल्स देखेंगे। ये जो मैं सिनेरियो समझा रहा हूँ सारे, इन पे बेस्ड हम सारे एग्जांपल्स देखेंगे अभी। क्लियर? चले, तो अभी के लिए पहले मैं इस सिनेरियो से रिलेटेड एग्जांपल्स कैसे होंगे वो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। तो थर्ड जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन था यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, और उसमें देखेंगे कि आप ये चीज़ें कैसे यूज हो रही हैं। तो मैं थर्ड सिनेरियो पे आता हूँ अपने, और वो है हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? दोनों होंगे, सीरीज और पैरेलल। क्लियर? तो देखें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का रूल क्या है, सब दिखेंगे वहां, सीरीज भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, कुछ नहीं। रूल देखें, रूल क्या है? रूल, ट्राई टू यूज सर्किट रिडक्शन टेक्निक। सर्किट रिडक्शन टेक्निक। सर्किट रिडक्शन टेक्निक क्या है? देखें, बाय रिमूविंग एनी 2 resistors already in series or parallel by their equivalent। मतलब
देखो ये अभी मैं बस आपको एक सिंपल सा वे समझा रहा हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको और डिटेल में कैसे यूटिलाइज करना है। क्लियर? तो मैं भी आपको समझा रहा हूँ। देखिए मिक्स कॉम्बिनेशन कुछ कैसा दिख सकता है। सपोज ये एक रेजिस्टर है और ये एक रेजिस्टर है और ये एक रेजिस्टर है। एक रैंडम सा एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, और ये एक बैटरी है। ओके, तो अगर हम बात करें कि ये है हमारा R1, ये है R2, ये है R3 और ये 20 वोल्ट की बैटरी है। तो अब देखें कि इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग सर्किट रिडक्शन टेक्निक में क्या करना होता है। देखें मैंने बताया ट्राई टू यूज द सर्किट रिडक्शन टेक्निक। ठीक है, ये तो कर लेंगे। ये सर्किट रिडक्शन टेक्निक है क्या? बाय रिमूविंग एनी टू रेजिस्टर्स ऑलरेडी इन सीरीज और पैरेलल। मतलब आपको ढूंढना है कि कौन सा रेजिस्टर ऑलरेडी सीरीज या पैरेलल में है। तो मैं बात करूंगा क्या R1 R2 या R3 के साथ सीरीज में है क्या? नंबर 1 इज R1 R3 R2 क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं R1 R2 एंड R3 इन सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, नो आंसर क्या होगा? नो। नो ओके, सो दे आर नॉट इन सीरीज, तो इसका आंसर होगा नो। बट देख लेते हैं क्या नंबर टू R1 R3 R2 इन पैरेलल। तो क्या ये तीनों पैरेलल में है? नहीं है, इसका आंसर भी नो है। तो ये पता चल रहा है कि ये एक टाइप का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है जिसमें आप डायरेक्ट सीरीज या पैरेलल नहीं बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इस केस में? हम चेक करेंगे रिडक्शन टेक्निक। रिडक्शन टेक्निक क्या है? फाइंड विच आर इन सीरीज और पैरेलल। तो फिगर देख के क्या आप कंफर्म है? वी आर सर्टेन सॉरी, इसके बारे में अगर हम देखें तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं वी आर सर्टेन। किस बारे में हम सर्टेन है बताएं? R2 और R2 और R3 पैरेलल वी में। आर सर्टेन दैट R2 and R3 are in parallel। तो क्या करेंगे हम? अगर ऐसा कुछ है तो वी विल यूज द सर्किट रिडक्शन टेक्निक। क्या है ये? कि जिनको आपको पता है कि ऑलरेडी वो सीरीज और पैरेलल में है, तो रिमूव देम बाय यूजिंग देयर इक्विवेलेंट। मतलब अब ये सर्किट क्या बन जाएगा? अब ये सर्किट रिमूव कर देंगे हम, और इसके जगह पे हम यूज करेंगे, देखें क्या, यहाँ पे मैं बना देता हूँ फिगर, कि इन दोनों का एक इक्विवेलेंट यहाँ पर हम लेके आएंगे। तो ये जो दो हैं इन दोनों का हम एक इक्विवेलेंट लेके आएंगे। मान लेते हैं आर इक्विवेलेंट कुछ डैश, हम एक नया नेम दे दे रहे हैं। तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और ये सर्किट सॉल्व होके फिर क्या बन जाएगा हमारे लिए? ये सिंपल बन जाएगा क्या, कि यहाँ पर R1 है और इन दोनों को मिला के हमने सिर्फ क्या लगा दिया है? एक ये R इक्विवेलेंट डैश। तो नाउ वी आर सर्टेन। अब ये रिडक्शन टेक्निक के बाद हम किस बारे में सर्टेन है? नाउ वी आर सर्टेन। अब बताएं किस बात को लेके सर्टेन है हम? दैट R1 और R डैश इक्विवेलेंट दोनों R1 सीरीज एंड R डैश इक्विवेलेंट आर इन सीरीज। तो इस तरीके से हम सर्किट रिडक्शन टेक्निक यूज करके जान गए कि वो दोनों सीरीज में है। तो अब हमारा फाइनल आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? फाइनल आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा R1 प्लस R1 आर इक्विवेलेंट डैश। ये दोनों मिला के जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आर आ जाएगा। अब फाइनल आर आ जाएगा तो अब हम करंट निकाल सकते हैं ना। तो फाइनल आर कैसे लिखेंगे? फाइनल आर लिखेंगे इस तरीके से, ये एक रेजिस्टर है और ये हमारा आर इक्विवेलेंट है। तो ये आर इक्विवेलेंट है, ये वी है, और हमारी करंट आ जाएगी आई। क्लियर? सो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी बाई आर इक्विवेलेंट। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट दिस आई। अब आप लोग सोचोगे सर हमें क्या फाइंड करने को पूछा जाएगा? बेटा आपसे पूछा जाएगा करंट इन R2। तो अब आप समझ गए ना करंट इन R2 क्या होगी? देख लेते हैं थोड़ा सा।
स्टेप वाइज सॉल्व करें। करंट इन R1 कितनी हो जाएगी? R1 में करंट कितनी होगी बेटा? R1 तो यही है ना मेन, तो उसमें तो पूरी करंट जाएगी। यहाँ से देखो इस फिगर से, यहाँ से एक I1 करंट जाएगी अंदर, सॉरी I करंट जाएगी अंदर, फिर ये स्प्लिट होगी कुछ I1 I2 में और I3 में। क्लियर? तो अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। क्या करंट इन R1 क्या होगी? वो तो सेम होगी, क्या V बाई R इक्विवेलेंट। डन। बट करंट इन R3 अगर पूछा है, सो देन वी विल यूज द स्प्लिट टेक्निक। अब समझ आया स्प्लिट टेक्निक कहाँ काम आने वाली है? तो क्या आंसर हो जाएगा I3 का? कोई बताए स्प्लिट टेक्निक के अकॉर्डिंग क्या आंसर लिखेंगे, कैसे? R2 upon R2 plus R3 वेरी गुड। R2 upon R2 plus R3 into this our I which was in the circuit. So same you can solve also with the third part, current in R2. So R2 में करंट अगर चाहिए, so I2 will be तब यूज करेंगे अपन R3. So R3 upon R2 plus R3 into R3 by R2 plus R3 into R. सर एक बार फिर से इसका डेरिवेशन समझाइए ना सर। ओके चलेगा। तो आज यार हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर पाएंगे, बट याद रखना है जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो एक बार नोट्स पूरा रिवाइज करना है, सारे कॉम्बिनेशन देखने हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैंने थोड़ा रिवाइज करा दिया था, नेक्स्ट टाइम मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा। आई वांट एवरीवन टू रिवाइज बाय योरसेल्फ। एंड ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन देखेंगे तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखें इन मिक्स्ड सर हाँ कुछ आप ये YouTube पे अपलोड करेंगे? हाँ ओके। सारे लेक्चर्स मैं YouTube पे डाल ही रहा हूँ, तो उसका लिंक मैं ग्रुप पे डालता ही जाऊंगा और इसका नोट्स भी दे देंगे। चले बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई अ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो नंबर 1, व्हेन यू आर नॉट सर्टेन कि सारे लोग सीरीज में है या पैरेलल में है, तो आपको क्या यूज करना है? रिडक्शन टेक्निक यूज करना है, जिसमें आपको चेक करना है कि कोई दो रेजिस्टर जो सीरीज या पैरेलल में है आप उनसे स्टार्टिंग कर दो। तो मैंने बोला कि R2 और R3 इन दोनों का स्टार्ट पॉइंट भी ये है और इन दोनों का एंड पॉइंट भी सेम है, मतलब R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। तो एट फर्स्ट स्टेज व्हाट वी आर सर्टेन दैट R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। ठीक है, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, तो हमने निकाला कुछ नेम दे दिया दैट इट इज सम डैश R डैश इक्विवेलेंट। वो कैसे आ जाएगा? R2 इंटू R3 बाई R2 प्लस R3, जल्दी से निकाल सकते हैं। अब होगा क्या कि इन दोनों की जगह पे आप एक रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं R इक्विवेलेंट। अच्छा, जब आपने नया फिगर बनाया तो नए फिगर को देख के समझ में आ गया कि R1 एंड दिस R2 ये R इक्विवेलेंट डैश दे आर इन सीरीज, तो हमने फाइनल R इक्विवेलेंट निकाल लिया इन दोनों का। अगर फाइनल R इक्विवेलेंट आ गया तो करंट आ जाएगी V बाई फाइनल R इक्विवेलेंट। अब जब हमारी करंट आ गई कि बैटरी से इतनी करंट जा रही है, तो हमने ऊपर वाले फिगर पे देखा कि ये जो I करंट बैटरी से आ रही है ये दो पार्ट में R2 और R3 में जा रही है। तो अगर हम R1 में बात करें तो सेम करंट जा रही है, बट R2 और R3 में डिफरेंट पार्ट में जा रही है। तो वहां पे हमने क्या लगा दिया? स्प्लिट रूल लगा दिया तुरंत। अच्छा, सोचो अगर R2 और R3 सेम होते तब क्या होता? तब सेम सेम करंट जाती, हाफ हाफ करंट दोनों में जाती, क्योंकि अभी हमने डिस्कस ही किया था अगर सिमिलर टाइप के है। क्लियर? तो आई गेस यहाँ तक आज की चीजें क्लियर हैं। कुछ भी डाउट रहता है तो आप एक बार व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बट नेक्स्ट लेक्चर में हाँ पूछे सर इसका एग्जैक्टली अपोजिट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? मतलब दो रेजिस्टर सीरीज में एंड हाँ बिल्कुल दो पॉसिबल, रेजिस्टर पैरेलल है। बिल्कुल पॉसिबल है, बट दिक्कत ये है कि आप एक रेजिस्टर को पैरेलल कैसे कर सकते हो? तो ये पॉसिबल है कि दो पैरेलल होंगे, ऐसा कुछ पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है। ये सारे हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, दो सीरीज में और उसके साथ एक पैरेलल है, सब कुछ पॉसिबल है भाई। एक पैरेलल कैसे हो सकता है? अच्छा नहीं ठीक सर, है, मतलब ये सिनेरियो ये भी पॉसिबल है। ये सारे एग्जांपल हम करेंगे नेक्स्ट, जब हम एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो अब आप लोग को जितने एग्जांपल समझ में आए बताते जाना, हम सारे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, हाँ सर। ओके देन, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ओके देन, गुड बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम, यू वेलकम।
बाय बाय। बाय सर।